सेंट्रीपिटल। किसने प्रोवाइड की? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। सो बेसिकली क्या है कि हम ले रहे हैं कि अर्थ का मास m, अर्थ का मास m, अर्थ का रेडियस कैपिटल R, सैटेलाइट का कुछ मास अज्यूम कर लेते हैं, सैटेलाइट मे बी ऑफ मास स्मॉल m. Satellite is of mass m and it's moving in a circle of radius r plus h around Earth. The gravitational force between Earth and Sun provides the centripetal force. Because हमने पढ़ा था कि centripetal force खुद से कोई force नहीं होती, कोई भी force जो direction change करेगी that acts as centripetal force. तो इस केस में gravitational force acts as centripetal force और उसकी direction जो भी gravitational force की that would be inwards. ग्रेविटेशनल फोर्स होगी कितनी सैटेलाइट में और अर्थ में? GMM अपॉन R प्लस एच स्क्वायर. बिकॉज अर्थ के सेंटर में और सैटेलाइट में जो डिस्टेंस है दैट इज R प्लस एच. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज GMM ओवर R प्लस एच का होल स्क्वायर एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसको किसके साथ इक्वेट कर दें? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय R या R प्लस एच? r प्लस h. mv स्क्वायर अपॉन R प्लस एच. Gravitational force is GMM over R plus h square. Centripetal force is mv square upon R plus h. इसे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दोनों को इक्वेट करके हम v की वैल्यू निकाल लेंगे. फिर अगर मेरे को ये बताना है, सेकंड लिखा था टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट मतलब एक रोटेशन पूरी करने में कितना टाइम लगा. से एक बार ये जब पूरा इसने चक्कर काटा, रिवॉल्व किया, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया. इसका रेडियस अगर r plus h है तो distance traveled in one revolution is 2 pi r plus h circumference. circumference के इक्वल होगा ना. इसने circumference के इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसका टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. s को हम ले लेंगे 2 pi r plus h, तो हमारे पास ये टाइम पीरियड आ जाएगा. और फिर इस फॉर्मूला से हम हाइट ऑफ सैटेलाइट निकालेंगे, बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन टाइम कितना लग रहा है. और 400 किलोमीटर जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 400 किलोमीटर पे क्यों रखते हैं, 400 किलोमीटर इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर सैटेलाइट नहीं हो सकता बिकॉज 400 किलोमीटर तक तो एटमॉस्फेयर ही है. तो नियरेस्ट जो आप रख सकते थे दैट इज आउटसाइड द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर एटमॉस्फेयर होगा तो बिकॉज ऑफ हीट जनरेशन, बिकॉज रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट करेंगे. अगर गैसेस होंगी तो द सैटेलाइट विल बर्न आउट, सो वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगा. तो एटमॉस्फेयर से बाहर रखना होता है सैटेलाइट को, तो दैट्स व्हाई दे कीप इट जस्ट आउटसाइड द एटमॉस्फेयर. अर्थ का एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर तक है, तो उसके बाहर रखते हैं हम स्पाइंग सैटेलाइट को या कार्टोग्राफी सैटेलाइट्स जो हम बोलते हैं. सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. ये तीनों रिलेशन ड्राइव करते हैं. डायग्राम बना लो सिर्फ. सही है. x के नीचे क्या लिखा हुआ है? S और m. S इज द सैटेलाइट, m उसका मास है. और सर वो 84.6 वाला दोबारा बता दो जो आप 84.6 वाला कह रहे थे. 84.6 मिनट होता है जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट है उसका एक रेवोल्यूशन पूरा करने का टाइम. जो स्पाइंग सैटेलाइट्स होते हैं वो 84.6 मिनट्स में एक चक्कर पूरा लगाते हैं. सर जैसे जो हमने पहले निकाली तो उससे जो आप रिलेशन बताए थे वो क्या था? कौन सा? कि जैसे हमने पहले निकाली थी ना कि अगर ग्रेविटेशन वो इक्वेटर पे बॉडीज को मासलेस होने तो इतना 84.6 मिनट होना चाहिए टाइम पीरियड. हाँ, तो उससे कोई रिलेशन है इसका? फॉर्मूला ही सेम आएगा. देखना इसमें भी वही फॉर्मूला आएगा जो उसमें आया था 2 पाई अंडर रूट r बाई जी. ओके सर. So you can write sorry, consider earth of mass. Consider earth of mass capital M. Consider earth of mass capital M and radius earth of mass capital M and radius capital R. Earth of mass capital M and radius capital R.
A satellite of mass small m is revolving around Earth at a height h above the surface of Earth. At a height h above the surface of Earth. Gravitational force of attraction. Between Earth and the satellite provides centripetal force. Provides centripetal force to the satellite. अगेन आपको मैं बता रहा हूँ ये मैं गलत लिखा रहा हूँ बिकॉज ठीक क्या होना चाहिए था अर्थ एंड सैटेलाइट मूव अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं सिर्फ सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं कर रहा अर्थ भी मूव कर रही है दे आर बोथ मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास बिकॉज अगर फोर्स सैटेलाइट पे लग रही है तो फोर्स अर्थ पे भी लग रही है बट हम क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही पढ़ते हैं 11th में ऐसे ही पढ़ाया जाता है तो उसको ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं gravitational force between earth and the satellite provides centripetal force to the satellite move around earth gravitational force का formula mv square upon r plus h equating 1 and 2 ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया अगर हम इसका एक स्पेशल केस करें for low orbit satellites low orbit satellites means h is very much less than r तो मैं r plus h को लिख सकता हूँ this is almost r then v becomes so v is equals to under root gm by r तो ये जनरल फॉर्मूला नहीं है दिस इज ओनली इफ h is given as small हमेशा नहीं तो यही फॉर्मूला लगेगा gm over r plus h
नेक्स्ट टू राइट। सर इसके अंदर जैसे हमने एच को निगलेक्ट कर दिया है, पहले भी आपने किया था, तो उसके अंदर हम किस वैल्यू तक उसे निगलेक्ट करते हैं? कैसे? जैसे हमने एच को निगलेक्ट कर दिया ना छोटी वैल्यू होने पर, तो फिर किस वैल्यू तक उसे निगलेक्ट कर देते हैं? कब निगलेक्ट कर देते हैं? हाँ जी, न्यूमेरिकल के अंदर जैसे कोई अगर वैल्यू गिवन हो तो किस वैल्यू तक उसे निगलेक्ट करते हैं? न्यूमेरिकल के अंदर मतलब आपको देखना पड़ेगा 6400 के कंपैरिजन में वो लार्ज वैल्यू है या स्मॉल वैल्यू है। बिकॉज सर एक्चुअल में इसके वो 400 होता है, एक्चुअल में 400 किलोमीटर हाइट होती है, तो 400 को 6400 के कंपैरिजन में निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर देते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता कैलकुलेशन में। एच 400 से कम तो हो ही नहीं सकता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कोई भी ले सकते हैं, मतलब दे कैन एज्यूम पेपर में तो कि सैटेलाइट इज मूविंग एट अ हाइट ऑफ 16 किलोमीटर आल्सो, बट हाइपोथेटिकली हो सकता है। अदरवाइज एच की जो मिनिमम वैल्यू है 400 ही होती है, और 400 नेग्लिजिबल नहीं होता, हम करते हैं बिकॉज कैलकुलेशन आसान करने के लिए। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। Time period of satellite. So you can write in one circular revolution around Earth. In one circular revolution around Earth, distance traveled by satellite is equal to the circumference of the path. Distance traveled by satellite is equal to the circumference of the path. Thus, time period of satellite is the ratio of distance traveled to the orbital speed. Time period of satellite is the ratio of distance traveled to the orbital speed. Distance traveled to the orbital speed. Distance traveled is 2 pi r plus h upon b. और v का जनरल फॉर्मूला क्या था? gm over r plus h. So this becomes formula for time period. gm under root 2 pi under root r plus h cube upon gm. ठीक है यहां तक? इसमें भी अगर हम अप्रोक्सीमेशन लें, if h is very small as compared to r, तो क्या आएगा? अगर h को नेग्लेक्ट कर दें, for low orbit satellites, टू पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जीएम. GM is GR square. इसकी वैल्यू होती है 84.6 मिनट्स, 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी. तो इसकी वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी.
Next is height of satellite. सर लास्ट लाइन देखनी थी. ओके सर. अगर हमने हाइट ऑफ सैटेलाइट निकालनी है, कलर ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही? रिफ्लेक्शन आ रही है. हमारे पास अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला है. अगर हम स्क्वायर कर दें इसको, r plus h would be and height of satellite is ये हाइट ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला हो जाएगा. t square gm by 4 pi square raised to power 1 by 3 minus r. अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, g की वैल्यू mass of earth and radius of earth. टाइम पीरियड कितना जियो स्टेशनरी का? एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में पूरी करेगा? जितने टाइम में अर्थ करती है तभी वो रेस्ट में रहेगा. अगर आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो फॉर्मूला में, substituting the values in this fourth equation, so h comes out to be 3600 kilometer, 36,000 kilometer. और ये जो वैल्यू आई थी, एक हमने पिछले पेज पे एक वैल्यू आपको और याद रखनी पड़ेगी. ये जो वैल्यू होती है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड. Next, to write energy of satellite.
एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा? इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, where v की वैल्यू अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख रहा हूं तो v कितना लेंगे? अंडर रूट जी एम ओवर आर प्लस एच. और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेनी है? GMM अब over R. माइनस जी एम माइनस जी एम 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 ओवर आर प्लस एच. सो दोनों का जो सम होगा दैट विल बी टोटल एनर्जी. So you can write energy of satellite. It is the sum of kinetic वैल्यू लिखवाई थी energy of satellite. हाँ जी. आपने पहले एक वैल्यू कही थी ना, याद रखनी है, v इज इक्वल टू कुछ 7 पॉइंट समथिंग. 7.84 low orbit satellite की orbital velocity. ओके सर. और 7.8 आगे क्या है? 7.84. ओके सर. So you can write energy of satellite. It is the sum of kinetic energy of satellite and its potential energy. It is the sum of kinetic energy and potential energy of satellite. For a satellite of mass small m, revolving around Earth at a height h above, the surface of Earth, kinetic energy of satellite is half mv square. हम v की वैल्यू डाल देंगे gm over r plus h. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी? U is equals to adding 1 and 2. Total energy is kinetic plus potential. Total energy is also हमारे पास रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है. अब देखो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जीज. ये मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर का जनरल फॉर्मूला होता है, हर जगह लग जाता है. टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सैटेलाइट मोशन पे लगाओ चाहे इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस पे लगाओ, so you can use this formula. Et is minus ek or u by 2.
जैसे आपको इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी पता है फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6/n², तो पोटेंशियल हो जाएगी -27.2/n²। नेक्स्ट इज, यहाँ तक देखो समझ में आया तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी को हम कहते हैं मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए ताकि हम सैटेलाइट को अर्थ से अलग कर सकें। तो मिनिमम कितनी चाहिए होगी? प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम एम बाय 2 into r plus h। m/2 × r+h। जो उसकी टोटल एनर्जी आप उतनी एनर्जी पॉजिटिव में दे दोगे तो टोटल एनर्जी बिकम्स 0 and it will be free to move. So you can write the definition. Binding energy of satellite. Binding energy of satellite. Energy required. Energy required to remove satellite from its orbit around Earth. Energy required to remove the satellite from its orbit around Earth and move to infinity is called binding energy of satellite. Is called binding energy of satellite. Mathematically, binding energy is always equal to negative value of the total energy of satellite. Negative value of the total energy of satellite. Binding energy is equal to the negative value of total energy of satellite. There is so GMM/2r plus h. GMM/2r plus h. Next is angular momentum of satellite. सर एक मिनट बस। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? r क्रॉस p। तो अगर रिलेटिव टू सेंटर ऑफ अर्थ निकालें तो r कितना हो जाएगा? r plus h। r plus h। और p इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें पता है। एंगल बिटवीन r एंड p कितना होता है सर्कुलर पाथ में? 90। 90। तो आप सिंपल mvr भी लिख सकते हो, जैसे आप केमिस्ट्री में लिखते थे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को mvr, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं mvr where r is the radius of the path. So we can say as satellite moves, the satellite moves in circular path of radius r, where r is r plus h. Its angular momentum is
In circular path, theta is 90. यही बनेगा फॉर्मूला। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यू कैन ऑल्सो राइट इट एज gm into m square into r का अंडर रूट, where r is r plus h, where r is r plus h। ठीक है, इसमें देखो कुछ नहीं समझ आ रहा तो write a numerical। Find the percentage increase in speed of low orbit satellite. Find the percentage increase in speed of low orbit satellite so that it escapes the gravitational field of Earth. Schools के लिए important question है, otherwise तो ठीक ठाक सही है। Find the percentage increase in speed of low orbit satellite so that it escapes the gravitational field of Earth. अगर लो ऑर्बिट सैटेलाइट है तो उसकी स्पीड क्या होती है? लो ऑर्बिट सैटेलाइट की स्पीड रूट जी आर। ये फॉर्मूला भी ड्राइव किया था हमने। बॉडी टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड स्पीड कितनी चाहिए थी? कल हमने निकाला था एक फॉर्मूला 2gr। रूट टू जी आर। तो अगर रूट जी आर को रूट टू जी आर कर देंगे तो ये एस्केप कर जाएगी। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? We say increase in speed upon initial speed into 100. फोर्टी 1.4% आ जाएगा, बिकॉज रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, so it's 41.4%। so conceptual आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऐसे ही करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। जैसे बताया बस उतना समझ लो, ज्यादा दिमाग लगा के समझ क्यों नहीं आएगा? इसमें एरर आने का मेन रीजन क्या है? बिकॉज हमने जो एस्केप स्पीड निकाली है वो सरफेस ऑफ अर्थ से निकाली थी, सैटेलाइट सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं है। हम ज्यूम करके चल रहे हैं कि आर प्लस एच आर के इक्वल है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व किया उन्होंने, यही आंसर दिया है, तो इसको ऐसे ही कर देना बस। स्कूल में ही आता है ये 41.4%।
तो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स और एक एस्केप स्पीड की डेरिवेशन जो नॉर्मल बुक्स में दी होती है, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के साथ इक्वेट करेंगे, वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी एंड दैट वर्क इज डन बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो उस वे में ड्राइव करेंगे एस्केप स्पीड को, एंड इस चैप्टर के बाकी के न्यूमेरिकल्स करेंगे सैटेलाइट्स पे बेस्ड। सर एक बार आपने जो क्वेश्चन दिया था एक बार उसका आंसर बोल दूं। उसका आंसर है -gm/2r³ 3r² - x²। सर एक बार लिख दोगे प्लीज। सर हमने पहले क्वेश्चन दिया था वो डायमीटर का लॉन्ग छेद कर दिया और फिर बॉडी ड्रॉप कर दी, अब ये फॉर्मूला यूज करके हो जाएगा वो? अब मेरे को सेंटर पे पोटेंशियल बताओ कितनी होगी इस फॉर्मूला में, अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो सेंटर पे x कितना है? 0। पोटेंशियल कितनी हो गई? -3 gmr/2r। -3 gm/2r। यस सर जी, यस सर। सरफेस पे कितनी हो गई? सरफेस के लिए x कितना? यही यूज करना है जो नॉर्मल वाले से भी यही यूज करना है। सरफेस पे पोटेंशियल कितनी? -gm/r। डिफरेंस कितना है? सरफेस पे सेंटर में डिफरेंस कितना आया? gm/r का gm/2r का। एक 3/2 एक 1 है, तो डिफरेंस तो हाफ ही आएगा ना। यस सर ठीक है। वो पोटेंशियल, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आया। पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकालना है तो इसको मास ऑफ बॉडी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब gmm/2r is equal to half mv² and you will get the answer। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी काइनेटिक बढ़ रही है। थैंक यू सर। और असाइनमेंट कितनी कर ली? कितने क्वेश्चंस हो गए? सैटरडे संडे आ रहा है तो असाइनमेंट कोशिश करके संडे तक खत्म कर दो, तो फिर उसमें जो डाउट होंगे वो मैं मंडे की क्लास में करा दूंगा, रादर देन अपने न्यूमेरिकल्स कराने के। आपके जो असाइनमेंट में डाउट्स होंगे वो कर लेंगे हम। फिर नहीं करोगे तो फिर मैं अपनी तरफ से करा दूंगा, बट कोशिश करो कि सैटरडे संडे आए तो ये असाइनमेंट खत्म हो जाए, बिकॉज कोई फॉर्मूला नहीं बचा जो हमने नहीं पढ़ा, सब पढ़ लिए। उसमें लेवल वाइज असाइनमेंट हो सकती है। एक शायद लास्ट वाली जो असाइनमेंट है लेवल 4 या लेवल 3 लिखा होगा उस पे, वो सिर्फ नॉन मेडिकल वालों ने करनी है, मेडिकल वालों ने नहीं करनी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर्कल टेस्ट में क्या आना है? ग्रेविटेशन जितना किया पूरा हफ्ता। ओके सर, थैंक यू।